जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है अभिनव गांधी, जिन्होंने एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 के तहत ऑल इंडिया रैंक 166 हासिल किया है। और उन्हें जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है इस एग्जाम के थ्रू वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं अभिनव का। अभिनव, स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स फेलो पे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस चयन के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो अभिनव, अपने बारे में बताइए। आपका आप कहाँ से हैं, कौन सा आपका कितने पेपर वन में कितने मार्क्स थे, ये सब चीजें मेंशन करिए प्लीज। यस सर, मेरा नाम अभिनव गांधी है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। और पेपर वन में मेरे 166.75 मार्क्स थे सर। हम्म। और फिर अभी तक पेपर टू का जो है वो मार्क्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं। ओके। 166 रैंक भी आया और पेपर वन में भी 166.75 मार्क्स भी थे। कुछ संयोग यस बन सर। रहा। ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आपका जो है चयन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में हुआ है। तो हम बात शुरुआत से ही करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में आपने कितनी भी बाधाएं झेली होंगी, अप्स एंड डाउन्स मिले होंगे। और एक एज फैक्टर भी रहता है कि भाई एक तो जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वो ही करते यस करते सर। एटलीस्ट 25 26 24 की एज लगभग हो जाती है लोगों की। और उसके बाद देखें तो इसमें 30 तक ही मौका दिया जाता है ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के थ्रू। तो हम जानना हम्म। चाहेंगे कि क्या ये आपका पहला प्रयास था इस एग्जाम के लिए या और भी कुछ एग्जामिनेशन आप दे रहे थे पहले से। सर मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने ट्वेल्थ पास कर लिया था और मैं ग्रेजुएशन में था, तो उस वक्त मैंने सर एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन किया था। मैंने जो उसका शॉर्ट हैंड होता है स्किल हम्म। टेस्ट के लिए, वो सब सीखा था सर। और कई सारे ऐसे एग्जाम्स थे जिसमें मेरा हुआ था, मतलब प्रीलिम्स हुआ था। बट सर मेंस में एक बार तो सर एसएससी के जो है एग्जाम में मैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है तो उसमें पॉइंट कुछ इसका जो गैप है उससे मेरा सिलेक्शन रह गया था। तो इस तरह भी मैंने एफएसएसएआई का भी एग्जाम क्लियर किया था, ईएसआईसी का किया था। और हम्म। जो सबसे लास्ट में मैंने जिसके बाद सर मैंने ना मतलब कि फिर मैंने उस तरफ मतलब स्टेनो में ज्यादा टाइम फिर मैंने नहीं दिया। वो हम्म। सर आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड का हुआ था मेरा चेन्नई रीजन से। और रेलवे का। उसमें था कि मतलब यस सर, रेलवे का। और उसमें ऐसा हुआ था कि जैसे बैक स्पेस वगैरह अलाउड नहीं था, हालांकि आरआरबी ने वो चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी थी। हम्म। तो इस वजह से जब उसमें मेरा किसी तरह से मतलब उसमें नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं दिया। और सर क्या हो रहा था ना कि आपने जैसा कहा कि एज फैक्टर जो होता है, हम्म। तो एज जो है सर वो बढ़ रही थी। एक तो सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए जो है वो करने में मैंने 2 साल लेट कर दिया। ठीक है। और लेकिन उसके बाद जब एमए में एडमिशन लिया तो उसके बाद मैं कंटिन्यूस रहा, मैंने पीजीडीटी भी एक साथ मतलब कंप्लीट कर दी। हम्म। जस्ट नेक्स्ट मतलब सेमेस्टर में ही एडमिशन लेके। तो वो जो डिले है सर वो तो हो ही रहा था, जो डिले था वो हो रहा था। लेकिन मुझे इस बीच जब एसएससी सीएचटी के बारे में जब मैं सर एमए फर्स्ट ईयर में था, तब हम्म। मुझे पता चला था कैसे मतलब सर मालूम चला सीएचटी। कि एग्जाम भी होता है और ये मुझे इस तरफ मूव करना चाहिए। हाँ मतलब मैं जस्ट ऐसे ही फोन पे मैंने देखा था। फोन पे मैंने सर एक्चुअली एक चैनल है, तो उसके थ्रू हम्म। मुझे इसके बारे में पता चला। फिर जब मैंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, तो पहले तो सर कुछ समझ में ही नहीं आया था। पहले हम्म। कुछ समझ में ही नहीं आया था। हम्म। बट उसके बाद फिर मैंने किसी तरह से उसको जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ब्रेकअप किया, लोगों से कुछ कंसल्ट किया, पूछा। हम्म। तो पता चला कि इसमें जो मतलब ये एक तरह से लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का ही ये फील्ड है, ओके। जो हिंदी या इंग्लिश से करके जाते हैं। तो मुझे लगा कि एमए में मैं हूँ तो फिर मैं इसमें अपना स्कोप देख सकता हूँ। ओके। ओके, तो फिर आप इस तरफ स्विच कर गए और इसकी प्रिपरेशन में लग गए। तो हम बात करना हाँ चाहेंगे सर। शुरुआत से आपकी, जैसे कि टेंथ ट्वेल्थ और इन सब में क्या परीक्षा का क्या माध्यम रहा है, और ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या रहा है। यस सर, मेरा सर टेंथ मैंने सीबीएसई से किया था। हम्म। ट्वेल्थ भी मैं सीबीएसई से करना कहाँ चाहता सब था आप सर, जहाँ रहने लेकिन वाले धनबाद के हैं वहीं से किया सब कुछ।
नहीं सर, मैं अभी तो रांची में हूँ। ओके, और रांची में। पहले, ये सर, पहले मैं कटिहार में रहता था। ओके। कटिहार में मतलब मेरे पापा जॉब करते थे, हम्म। रेलवे में थे। अभी तो हम्म। वो मतलब उन्होंने बिहार ले लिया है, तो अब अभी वो नहीं करते हैं। हम्म। तो वहीं से कर रहा था सर। तो जो ट्वेल्थ है वो सीबीएसई से, मतलब मैंने एडमिशन लिया था। बट सर, मैंने ना एक उसमें मतलब एक थोड़ी सी मतलब मेरे से गलती हो गई थी। हम्म। गलती ये हो गई थी सर, मैं समझता हूँ कि मैंने सर वो मतलब साइंस मैथमेटिक्स लेके मैंने आईएससी करने का ये किया था। सोचा। और ठीक है। सर, ये सर, और सर मेरा ना मैथ्स थोड़ा वीक रहा है शुरू से। हम्म। तो सर मेरा ना ट्वेल्थ में वो मैथ्स में क्रॉस लग गया था सर। ओके, यानी 12 में ही असफलता आपको देखने को मिल गई थी। तो फिर यस। क्या किया उसको, फिर कंपार्टमेंट वाला एग्जाम दिया या क्या? एक साल तो गैप लग गया होगा। नहीं, नहीं सर, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर दिया तो सर उसमें भी फिर क्रॉस लग गया था सर। ओके, यानी तो 12 के बाद जो है 2 बार आपको रुकना पड़ गया। ये सर, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें वो बहुत एक बहुत डार्क फेज मैं उसको मानता मैं हूँ। समझ सकता हूँ। और और मतलब सब कुछ जैसे लाइफ एकदम स्टक सी हो गई थी। और समझ, और सर मैं एडमिट करता हूँ कि एक तो जो था मतलब मैथमेटिक्स थोड़ा मेरा प्रॉब्लम था। हम्म। दूसरा सर, मैं सर शायद पूरी पूरी तरह से मन लगा के मैं पढ़ता भी नहीं था, हम्म। क्योंकि सर इंटरेस्ट नहीं आता था। और जब इस तरह का ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद मुझसे मतलब बहुत लोगों ने कहा कि गो फॉर बीटेक, तुम सिविल कर लो, कंप्यूटर हम्म। साइंस से कर लो कुछ। हम्म। बट सर उसके बाद मैं बिल्कुल एडमेंट था कि हम्म। इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। हम्म। और मैं कुछ ऐसा ही स्ट्रीम चूज करूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। तो हम्म। फिर मैंने टेक्निकल स्टडी वहां से मतलब मुझे करना फिर ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स के साथ एडमिशन लिया सर। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा बीए में इंग्लिश ऑनर्स था, साथ में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और सर हिंदी कॉम्पोजिशन था। ओके। उसके बाद जो एमए एमए में जो एडमिशन लिया था सर, एमए मैंने इग्नू से ही किया था। हम्म। तो उसमें भी इंग्लिश ऑनर्स से लिया था सर। जो 1 2 3 4 तो एमईजी रहते, फिर सेकेंड ईयर में मैंने ओके, तो एमईजी। इंग्लिश से आपका एमए कर लिया, ग्रेजुएशन में कंपलसरी इलेक्टिव के तौर पे हिंदी पढ़ लिया, यस सर, यस और सर, पीजीडीटी कर लिया, एलिजिबिलिटी आपकी इधर ये कंप्लीट हो गई। ठीक है। यस अ, सर। अभिनव, जैसे 12 में आपने बताया, ये कई सारे छात्रों के साथ हो जाती चीजें कि 12 में हम क्या करते हैं ना, मित्रों के देख दिखावे में जाके कि भैया डॉक्टर बनोगे, अगर बायो, इधर आप बायो ले लो तो डॉक्टर बनोगे, मैथ्स ले लोगे तो इंजीनियर बनोगे। उस समय दो ही चीजें चलती रहती हैं, टेंथ जो करते हैं उस समय जो जो हमारी मानसिक स्थिति वहां पे रहती है, उतना हम सोच नहीं पाते कि वेरियस फील्ड्स हैं जिसमें आप आर्ट्स के माध्यम से और भी अलग तरीके से एग्जामिनेशन क्रैक करके आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने सोचा कि ये सब चीजें ले लेंगे लेकिन मैथ्स आसान पड़ जाएगा, लेकिन वो चीजें टेंथ के हिसाब से आपने सोची होंगी, लेकिन 11th बिल्कुल और सर, 12th में वो चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स ये सब चीजें पूरी तरह से पलट जाती है, एकदम अलग ही हो जाता है कुछ। बिल्कुल सर। सर मेरा तो स्पेसिफिक मैथ में ही प्रॉब्लम था सर। हम्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो फिर भी मैं कर लेता था। फिजिक्स में जैसे वेंडे ग्राफ जनरेटर, एम मीटर, ये मतलब सर थियोरेटिकल जो पार्ट था ना, वो मैं कर लेता था बहुत अच्छे से। लेकिन सर जैसे अब उसका न्यूमेरिक्स पार्ट हो गया तो वो सब हम्म। बिल्कुल तो मतलब इसमें मुझसे ये इसमें नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ध्यान जरूर देना चाहिए, जो भी लोग 10वीं पास करके इसमें आते हैं, चयन करते हैं कि कौन सा स्ट्रीम आपको लेना है, आर्ट्स कॉमर्स से जाना है या फिर साइंस फील्ड में जाना है, तो उन्हें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना। आप किस में काम कर सकते हो, मेहनत करके उसको सही कर सकते हो, नहीं तो फिर वहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके बाद, और एग्जैक्टली। वो चीज मैं समझ सकता हूँ आपकी कि भाई एक बार फेलियर देखना, फिर दोबारा फेलियर देखना, उसके बाद ये लगता है कि कैसे भी 12 हो जाए, आगे चीजें हो एग्जैक्टली जाएंगे सर। फिर, है ना। उस समय तो वही, अब घर वाले और सभी लोग ये सोचेंगे कि भाई पढ़ ही नहीं रहा है, कैसे नहीं से 12 नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं एक वो डार्क फेस कह सकते हैं वो रहता है, लेकिन वही है कि जो मेहनत में लगा रहेगा आगे, कि कौन जान रहा था कि भाई अभिनव 12 में जरूर रुकेगा, लेकिन फिर उसके आगे नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं उसके भाग्य में कुछ है, वो मेहनत के बदौलत पाएगा। ओके, तो अभिनव इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचने में, चूंकि आप अब केंद्रीय कर्मचारी हो गए सर और सरकारी अधिकारी आप बन चुके हैं, तो इस जर्नी में आपके परिवार के लोगों के बारे में बताइए, कितना बड़ा योगदान रहा है उनका और कैसे कैसे उन्होंने सपोर्ट किया आपको। सर बिल्कुल सर, मतलब मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का बहुत हेल्प रहा है मुझे। मम्मी का खास हम्म। करके, पापा का, ठीक है,
कभी कभी वो लोग भी, पर मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता था सर, कभी कभी वो लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, हम्म। है ना। और जब बाद में जैसे स्टेनोग्राफर या फिर इन सब चीज़ों में मैंने अपना जब टाइम दिया, फिर हम्म। उधर से भी कुछ खास ये नहीं हुआ, तो थोड़ा हो जाता है सर। लेकिन मैं उस चीज़ को मतलब समझता था, और मैं बोलता था कि मैं कुछ जल्दी ही देख लूंगा, कर लूंगा। साथ ही सर, क्योंकि मैं देख रहा था और मुझे डर भी था इस चीज़ का कि अब, क्योंकि सर मैं देख रहा था कंपटीशन किस तरह से बढ़ रहा है, सारी चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, तो मुझे लग रहा था सर कि फ्यूचर का क्या होगा। तो साथ में सर मैंने स्पेनिश के क्लासेस भी किए थे, क्योंकि मुझे पता चला था कि स्पेनिश लैंग्वेज में जो जैसे कम से कम प्राइवेट फील्ड में हम्म। अपना जो जॉब्स वगैरह है वो सही मतलब रहती हैं, उसमें भी मैं एक स्कोप देख सकता हूँ। तो जब ओके। मैं दिल्ली में था सर 2021 में, तो हम्म। मैंने थोड़ा उधर भी थोड़ा मतलब मैंने किया, B2 लेवल तक किया था सर स्पेनिश में भी। तो स्पेनिश सीखा और उसके बाद कुछ प्राइवेट जॉब भी आपने कर रखी थी साथ साथ? ये सर की, तो कौन कौन से ये जॉब सर में आप की थे, किस रोल में थे वहाँ? सर सबसे पहले तो मैंने किया है सर, मैंने CNX जो है कंसेंट्रिक्स गुरुग्राम में, मैं एज अ फ्रंटलाइन एग्जीक्यूटिव मैंने वहाँ पे जॉब किया था। उससे हम्म। मेरा जो टोकन वगैरह था वो काफ़ी अच्छा हुआ था। हम्म। उसके बाद सर फिर थोड़ा मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में लग गया था, क्योंकि सर गवर्नमेंट एग्जाम्स का ऐसा है ना कि हम्म। एक डेफिनेट एज तक ही आप compete कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो मीनवाइल साथ में मैंने स्पेनिश वगैरह भी किया था। उसके बाद सर मैं टास्कस गुरुग्राम में था। हम्म। उसके बाद सर मैंने ज्वाइन किया था यहाँ एक्सेंचर मुंबई में, मैं था करीब हम्म। 3 मंथ था वहाँ पे, हम्म। 3 महीने। और उसी उसी बीच में मतलब मुझे चेन्नई की एक कंपनी से कॉल आता है, हम्म। जो मुझे वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रहे थे, और हम्म। सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक सी मतलब मुझे लगी। तो फिर मैंने स्विच कर लिया वर्क फ्रॉम होम, मैंने उसमें फिर हम्म। मैं वही जॉब कर रहा था सर, पिछले साल अक्टूबर तक मैंने किया था। ओके। तो ये सब चीजें, इतने सारे जॉब, इतने सारे अनुभवों को इकट्ठा करना, तो प्राइवेट में तो पैकेज बढ़िया है अभिनव, बहुत सारे लोग जाते हैं और अच्छा कर रहे हैं उसमें भी, तो क्यों फिर लगा कि भाई प्राइवेट जॉब में हम अच्छा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर सरकारी की तरफ ही क्यों मूव करना, क्यों मतलब इधर आना हुआ आपका, क्या सोच के? सर इसके मल्टीपल रीजंस है सर। हम्म। सबसे पहला तो सर, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स मतलब मुझे बहुत प्रेस्टिजियस लगते थे शुरू से ही। जब मैं देखता था लोगों को जो पोस्टिंग होती है उनकी, स्टेनोग्राफर के पद पे भी राष्ट्रपति सचिवालय, हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस तरह से। तो हम्म। मुझे सर वो बहुत मतलब मुझे वो बहुत इम्प्रेसिव लगता था, और मुझे लगता था कि मेरा सपना है एक दिन इस तरह हम्म। के किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में अपने नेशन को सर्व करना। हम्म। ठीक है। तो पहला तो रीजन ये था। दूसरी बात ये थी सर कि सर जो CHT की तरफ मैंने थोड़ा सा हम्म। मतलब मुझे लगा कि इसमें मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि सर इसका ना जो एक प्रमोशन हायरार्की है सर, वो हम्म। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही वो फैक्टर है बढ़िया है, एक अच्छा खासा प्रमोशनल इसमें चांसेस, प्रमोशनल चांसेस अच्छे हैं इसमें, वो हाँ सारी सर, चीजें। लेवल 7 के बाद सीधा लेवल 10 जैसी चीजें तो। यहाँ जो है वो लेवल सबके निकलेंगे, वही वाली बात है, सबका लेवल निकलता सर है। डिपेंड सब डिपेंड करता है सर सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह पे, बट वो हाँ, चीज़ एक बहुत। फिर भी अच्छी है। तो हम बात करते हैं पेपर वन में 166.75 इस बार लाना, अपने आप में हम्म। स्कोर ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं ज्यादा था, क्योंकि लोगों के इस बार आपने देखे होंगे 180 आ रहे हैं, 175 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, ये सब चीजें। तो मन में कहीं ना कहीं तो ये रहा होगा कि पेपर वन में मेरे अप टू द मार्क जो उतने हैं नहीं है, मेरे स्कोर जो है वो, तो हम्म। पेपर टू के लिए आपको कहीं ना कहीं निर्भरता जो है आपकी वो बढ़ गई थी। ठीक है। तो हम बात करना चाहेंगे ठीक है पहले सर। पेपर वन के लिए, पेपर वन के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज इकट्ठा किए, कहाँ कहाँ से आप प्रिपरेशन के लिए चीजें आप जुटाए, और किस तरीके से प्रिपरेशन किया, पेपर वन के लिए बात करेंगे, फिर उसके बाद पेपर टू की तरफ मूव करेंगे। तो पेपर वन के लिए बताइए अपनी स्ट्रेटजी, और जो भी इस बार 2025 का पेपर दे रहे हैं जो कि 12 अगस्त को है और आज 3 अगस्त है, तो क्या उनको बिल्कुल रणनीति अपनानी चाहिए, किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में प्लीज बताइए। सर, श्योर सर। सर पेपर वन के लिए अगर मैं बताऊं, जो मेरे रिसोर्सेस थे हम्म। वो सर प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, ना सिर्फ SSC के CHT, हम्म। बल्कि जो बाकी जो एग्जामिनेशंस होते हैं, यहाँ तक कि जो UPPCS RO ARO का एक एग्जाम होता है वो भी। अभी होने भी वाला, आई और थिंक शायद, या हुआ है कुछ ऐसा। हम्म। यस सर। और सर जो भी एग्जाम्स में हिंदी या इंग्लिश का सब्जेक्ट जो आता है,
हम्म। तो एक तो वो उसके सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो। ठीक है। दूसरा सर, मैं थोड़ा वीडियो वगैरह की भी हेल्प लेता था। जैसे एक बहुत अच्छा चैनल है सर, स्टडी 91, मैं बोलना चाहूंगा। उसमें हम्म। नितिन सर जो हैं हम्म। वो हिंदी के फैकल्टी हैं। वो बहुत अच्छा, मतलब उनका मतलब प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा कि ऐसा रहा। हम्म। दूसरा बात सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। एक्चुअली सर, ऐसा हुआ था, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पेपर वन जब मैंने दिया था एग्जाम, हम्म। सर मैंने ना ओवरऑल जर्नी में ना, मतलब मैं नेगेटिविटी से और नेगेटिव टॉक से, नेगेटिव चीज़ों से खुद को जितना हो सका मैंने अवे रखने की कोशिश की। और मैं आपको बताता हूँ सर, सर एक्चुअली ना मुझे मेरा प्रीलिम्स का मार्क्स कभी पता ही नहीं था। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हम्म। मेरे प्रीलिम्स का मार्क्स मेरे फ्रेंड ने देखी थी, हम्म। और उसने बस एक मुझे हेड्सअप दिया था। और हमने डिस्कशन ये प्रीलिम्स का एग्जाम दे के लौटने के बाद ही कर लिया था। और मेरा एक फ्रेंड है सर, मैं जरूर बताना चाहूंगा उसके बारे में। हम्म। उनका नाम रितेश कुमार शॉ है। हम्म। और वो चितरंजन के रहने वाले हैं, और प्रेजेंट में वो जनपैक नोएडा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे हैं। ओके। तो चूंकि उनका जो मतलब वर्किंग मॉड्यूल है वो हाइब्रिड है, तो बाकी के जो 3-4 दिन उनके ऑफिस घर से होता है, तो उसमें वो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लेते हैं। और सारा कुछ वो मुझे, हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे। तो हम्म। डिस्कशन यही हुआ था सर कि मुझे ना प्रीलिम्स के मार्क्स पता नहीं होंगे, यही अच्छा रहेगा। हम्म। द रीजन वॉज कि सर दो चीजें होंगी। या तो मार्क्स अच्छे आएंगे तो मैं ओवरवेल्म्ड हो जाऊंगा, ओवर एक्साइटेड हो जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है ऐसा। हम्म। या तो मार्क्स अगर खराब हो जाएंगे, क्योंकि सर एग्जामिनेशन में हर कोई अपना 100% देता है। मैं भी दे करके आया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स। हम्म। और बट किसी तरह से अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, नंबर उतना नहीं आ पाता है, तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। ठीक है। और इन दोनों दोनों ही केसेस में जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो पेपर टू में आएगा सर। हम्म। और मैं पेपर टू को बिल्कुल इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। मुझे याद है सर, आप भी, आपने अपने क्लासेस में बताया भी था, जब हम्म। आंसर किया आया था तो आप कहते थे सर कि ये फाइनल मार्क्स नहीं है, ये हम्म। फाइनल मार्क्स नहीं है। और बहुत सारी चीज़ सर, जब मैं एग्जाम देने के लिए गया था तो मुझे याद है कि इधर पे लेफ्ट साइड में 2-4 लड़के ऐसे खड़े थे, और लोग बोल रहे थे कितना भी आज मार्क्स ले आओ कुछ नहीं होगा, मेंस में नंबर नहीं आने वाला है, ऐसे। तो मैं सर वहां से चला गया था, मैं थोड़ा साइड में चला गया था। क्योंकि सर नेगेटिव टॉक से क्या होता है ना कि आप, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर, लगता है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। बिल्कुल, दिमाग तो इसी, भटकता है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं। यस सर। तो तो मैंने क्या क्या किया आपने, कौन से बुक्स और ये सब चीजें फॉलो की पेपर वन क्वालिफाई करने के लिए? पेपर वन क्वालिफाई करने के लिए टेक्स्ट बुक एक तो सर मैं देता था, बहुत टेस्ट उसमें देता था सर टेक्स्ट बुक से। और हम्म। सर टेक्स्ट बुक के जो एडिशनल डिटेल्स होते हैं वो देता था। और जो वीडियोस हैं वो मैं करता था। और मैं सर, ये बात है कि सर मैं कहना चाहूँ, मैंने पढ़ाई की थी। और सर मैं कहूँगा कि मैं बहुत एकदम हार्डकोर ऐसा पढ़ाई नहीं कर रहा था, मतलब बहुत हार्डकोर भी ऐसा पढ़ाई नहीं किया हम्म। था सर। लेकिन जैसे जैसे अब मैं कोई एक टॉपिक है, जैसे कारक टॉपिक है, जैसे कारक टॉपिक है, तो अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ सर, तो अब मैं उसको बहुत कुछ एकदम उसका डीप डीप ऐसे जा करके मैं पढ़ाई उतना उतना भी डीप नहीं करता था। हम्म। मैं उसका कोई ट्रिकी वीडियोस निकाल लेता था, सो दैट इट आई बी एबल टू स्मेल आउट द करेक्ट ऑप्शन इन एग्जामिनेशन। ओके। या कई बार ऐसा होता है सर कि सही आंसर पता होने से ज्यादा गलत आंसर को एलिमिनेट करना एलिमिनेट ज्यादा करना। जरूरी हो। बिल्कुल सही। तो बस मैं वो चीज कोशिश कर तो रहा था पेपर सर। वन के स्कोर आए, पेपर वन के आपके स्कोर पता चले, रिजल्ट आए। तो फिर जैसे पेपर वन आप दे के आए, उसके बाद पेपर टू की प्रिपरेशन के लिए आपको लगा कि भाई बिल्कुल मुझे पेपर टू की प्रिपरेशन करनी है और इन सब चीज़ों के लिए, तो उसके बाद आपका क्या क्या स्ट्रेटजी थी कि पेपर टू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम कहाँ से जुड़ें, क्या करें, कहाँ से रिसोर्स इकट्ठा करें? पेपर टू के बारे में बताइए। सर पेपर टू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स मुझे ये लगा, जो कुछ पहले, एक तो मेरे पास एक दो बुक्स मैंने ले रखे थे हम्म। अरिहंत के, हम्म। और वो हम्म। बहुत लोगों ने रिकमेंड भी किया था। हम्म। तो एक तो वो बुक्स मैंने ले रखा था। दूसरा सर, मैंने गूगल, इंटरनेट, इन सब पे क्वालिटी कंटेंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसको मतलब ग्रास्प करने का मैंने ट्राई किया था, पूरा हम्म। कोशिश किया था मैंने। लेके उसको मतलब प्रिंट कर लिया था, और वो पढ़ा भी था सर उसको, मतलब हम्म। सारा याद करने की कोशिश करता था। हम्म। हम्म। क्या रिसेंट डेट, आई रिमेम्बर सर, जो
आई गेस द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आपने जिस पे डिस्कशन वगैरह भी करवाया था, दैट वाज वन नेशन वन इलेक्शन हम्म। ना। तो सर उसके उससे मुझे सर उस समय तक पता ही नहीं था कि ये क्या है। तो फिर मैंने उसके बारे में जाना समझा, उसको कैसे ऐसे में लिख सकते हैं वो, और कोशिश करता था सर कि जितना हो सके मैं अपने वर्ड्स में, और सर किताबों की तो लैंग्वेज सर ट्राई किया था सर कि हम्म। उसी तरह से लिख पाऊँ, बट एकदम एग्जैक्ट वैसा तो नहीं हो पाता है। बाद में मुझे लगा कि जो है, जैसा मुझे आता है, जिस तरह से मैं किसी सेंटेंस को लिख पाता हूँ, किस जिस वे में मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ अपने इन्फॉर्मेशन को, हम्म। तो वही सही रहेगा। ओके। आई थिंक पेपर वन के कुछ दिन बाद आप जुड़ गए थे हमसे, और वो चीज़ें टाइम प्रॉपर मिल गया था। लगभग 2 महीने का हम लोग ने सोच के रखा था कि पेपर वन यस के सर। बाद हमें टाइम मिलेगा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन फिर एग्जाम और डिले हो गया, तो हमारे पास प्रॉपर टाइम भी था आई थिंक वो टाइम भी। चीज़ें रिकॉल करने के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो यस सर। कैसे कैसे पेपर टू के लिए प्रिपरेशन में ये चीज़ें आपको हेल्प की, इसके बारे में बताइए, ट्रांसलेशन सर और ऐसे पार्ट के लिए। सर ट्रांसलेशन और ऐसे पार्ट के लिए, एक तो जो क्लास में सर आपने जो भी जो पैसेजेस वगैरह प्रोवाइड कराए थे, वो हम्म। बहुत ही फ्रूटफुल थे, मैं हम्म। कहूँगा बहुत ही हेल्पफुल थे। हम्म। क्योंकि उस पे जो डिस्कशन चलता था और जो वर्ड्स वगैरह उसमें थे, हम्म। मुझे याद है सर, मेरा लाइब्रेरी का टाइमिंग रहता था जब क्लास होता था, हम्म। और आप किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन मुझसे पूछते थे और मैं धीरे से कहता था, तो आप कहते थे अच्छा आप भी लाइब्रेरी वाले हैं। तो चैट में तो लिखते थे कुछ ऐसा, तो पता चल जाता था कि ये बोल नहीं सकता इंसान अभी। मतलब यस लाइब्रेरी सर। में बैठा है। यस सर। तो हम्म। पैसेजेस ट्रांसलेशन के वहां से, और कुछ कुछ सर कभी कभी एआई की भी हेल्प लेता था, हम्म। ट्रांसलेटर वगैरह का, जो गूगल ट्रांसलेट है, हम्म। तो उन सब के भी हेल्प से लेता था। क्योंकि सर टेक्निकली ये मेरा मेंस का तो फर्स्ट पेपर था सर, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था हम्म। मेंस के हम्म। बारे में, हम्म। कैसे अटेम्प्ट लेना है, किस माइंडसेट में। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा यहाँ पे अपने फ्रेंड रितेश को भी, उसने मुझे कभी भी मतलब अ, छोटा मतलब नहीं सोचने दिया, हमेशा मुझे कॉन्फिडेंट रखा। मुझे मुझे याद है सर, एग्जाम के लास्ट वीक में मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था, और सर एक तो पहले एग्जाम का डेट आने में टाइम लग रहा था, हम्म। जिसकी वजह से मतलब बीच में थोड़ा एक लेथार्जी वाली चीज हो जाती है। बट उस बीच भी मैंने सर चीजों को मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने जो ट्रांसलेशन पार्ट होता है, ट्रांसलेशन वगैरह को थोड़ा अच्छे से उसको कभी कभी करता रहता था। मतलब अक्सर उसको ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करता रहता था, ऐसे पढूं या ना पढूं, बट ट्रांसलेशन मैं करता रहता था। चलिए। तो ये चीज़ें एस्से और ट्रांसलेशन के लिए, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्पफुल हुई, और कहीं ना कहीं 166.75 लाके और इस बार क्वालिफाई करना, इसका सीधा मतलब ये है कि पेपर टू आपने बहुत ही अच्छा किया है। पेपर टू आपके काफ़ी बेहतरीन गए हैं और मार्क्स भी आपको अच्छे मिले हैं। ये आपने किस रीजन से फॉर्म भरा था, किधर से आपका, उधर से सेंट्रल रीजन था या क्या था? सर मैं रांची से ही मैंने अप्लाई किया था सर। रांची ओके। शायद ये, तो हमारा ये ईस्टर्न रीजन है। ईस्टर्न रीजन में आता है। पेपर वन भी वहीं हुए आपके, ईस्टर्न और रीजन। पेपर टू भी आपने रांची में ही दिया? नहीं सर, पेपर टू हमारा कोलकाता में सेंटर था सर। ओके, पेपर टू कोलकाता में दिया और पेपर वन आपके रांची में हुए थे। ठीक है। सर पेपर। बहुत बढ़िया अभिनव। तो ये ओवरऑल जो ये एक जर्नी होती है, शुरुआत से लेके और यहाँ पहुंचे हैं, फिर आगे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और भी आगे जाएं। मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आपने वो फेलियर्स फेस भी किए हैं और कई सारे जॉब स्विच किए और फिर ओवरऑल चीजें चलती रहीं, एक लाइन में नहीं चली हैं, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स लगे रहे हैं, ये हर सभी के लाइफ में होता ही होता है। तो आपके माध्यम से क्या मैसेज रहेगा जो लोग इस बार 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, उनको पेपर वन में, फिलहाल तो पेपर वन है, पेपर वन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, अभी जो समय बचा है उसमें वो क्या कर सकते हैं ऐसा कि मार्क्स आए? कुछ लोगों के ये भी प्रश्न है कि पेपर वन के मॉक्स लगा रहे हैं लेकिन मॉक में उतने अच्छे स्कोर नहीं बन रहे हैं। तो इसमें एक चीज ये भी ऐड कर दीजिएगा, आप अपने मॉक के स्कोर भी ऐड करिएगा, और बताइए आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए। सर मेरा ये कहना है कि अभी के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज जो सर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, हाँ कि बिल्कुल, कोई आप भी अपने हिसाब चीज से बताइए। जिसमें आपको मतलब लो कॉन्फिडेंस फील हो, वो हम्म। सब चीज मत कीजिए। हम्म। ये वो ठीक नहीं रहेगा। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मॉक्स में मतलब कि जो मार्क्स हैं वो ज्यादा ठीक नहीं आ पा रहे हैं, फिर तो एक काम कीजिए सर, वो हम्म। मतलब मैं बताना चाहूंगा अपने दोस्तों हम्म। को हम्म। कि मॉक ना आप ओपन कीजिए हम्म। और उसको सबमिट कीजिए, बिल्कुल बिना अटेम्प्ट किए। हम्म। और फिर उसके आप सॉल्यूशंस में जाइए और अब मॉक्स को सॉल्व कीजिए, हम्म। सो दैट अगर आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करते भी हैं तो वो तुरंत बता देगा कि सही ऑप्शन ये वाला है। हम्म। सो दैट
आप उसी वक्त एट द पॉइंट आप समझ जाएंगे कि अच्छा, अगर रियल टाइम सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मुझसे ये गलती, ये एक हो पोटेंशियल सकती है। फॉल्ट है जो। हम्म। तो इस तरह से सर क्या हुआ ना कि टाइम भी बचा, हम्म। टेस्ट टेस्ट पेपर्स भी हमने लगा लिए, हम्म। जो उसका एडिशनल डिटेल साथ में नीचे आता है वो भी पढ़ वो लिया तुरंत पढ़ लिया कि सारा। भाई ये गड़बड़ हो रहा है और यहाँ से ये चीजें हमें नहीं करनी है। ये सर मैं भी ऐसे ही करता था सर। सर मतलब री अभी क्या है अटेम्प्ट ना मोड कि जो ऑन करके आप दोबारा से उस चीज को देख लेते थे। बिल्कुल सर हम्म। वही हम्म। चेक करता था, क्योंकि सर अभी अभी अब 2 घंटे सर टेस्ट देंगे, हम्म। फिर उसको एनालाइज करेंगे, टाइम एक तो बहुत ज्यादा लग रहा है, प्लस हम्म। सर उसमें नंबर अगर ऐसे हो रहे हैं तो फिर उसमें भी तो ये एक थोड़ा ऑप्शन माइंड। बढ़िया रहेगा कि लगेगा कि टाइम कम है, मॉक में ज़्यादा स्कोर कम हो रहे हैं, तो कोई टेस्ट को अटेम्प्ट करके सबमिट करके और री अटेम्प्ट मोड में ऑन करके उसी समय चेक करते हुए उसको सीखते हुए चले गए एग्जैक्टली। साथ साथ, यानी उसी 2 घंटे में 2.5 घंटे में आपने सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है। पेपर के जी। दौरान, पेपर देते समय आपने, हम्म। आपके हिसाब से क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि समय जो है वो समय से पहले ही ये सबमिट कर सके और सब चीज़ें ठीक ठाक हो सकें? क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? और अच्छा, आपके पेपर वन में क्या वो मॉक में क्या आ रहे थे अभिनव, जब आप सर मॉक लगाते मॉक्स में थे? जब तक जो एक तो सर मैंने बताया कि मॉक मैंने इसी इसी तरह से दिया है जैसे मैंने बताया, और जब तक मैं उसको कर रहा था जिस तरह से मतलब मॉक्स दे नॉर्मल, करके हाँ फिर हाँ मैं हाँ। मार्क्स। हाँ, तो कितने तो आ रहे सर थे? मेरे अराउंड अराउंड सर वही 170 के आसपास स्कोर रहता था सर। ओके, ठीक है। तो अभी आप ये बताइए कि कैसे हम पेपर वन में, कोई जो अभी अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पेपर को पहले हम कैसे अटेम्प्ट करें, हिंदी इंग्लिश पैसेज ये वो क्या पहले हम करें ताकि समय हम बचा सकें? सर पेपर ऑन करते के साथ सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट है, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों के सर इंग्लिश अच्छा होता है, कुछ लोगों का हिंदी अच्छा होता है, हम्म। तो उसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करना ठीक रहेगा, या तो हम्म। जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश कीजिए, हम्म। एक तरफ से कीजिए। बहुत लोग मुझे जैसा पता चला है सर मार्क फॉर रिव्यू का यूज नहीं करते हैं, हम्म। ये मुझे जैसा मैंने को पता चला है। हम्म। मार्क फॉर प्लीज यूज कीजिए, क्योंकि हम्म। जब आप किसी क्वेश्चन को, कई बार होता है कि एक बार अगर कोई सेंटेंस दे दिया उसमें एरर पता नहीं चल रहा है हम्म। और एग्जैक्ट आप श्योर नहीं है कि ये है, तो हम्म। आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चले जाइए, आप 10 क्वेश्चन के बाद एक बार फिर से विजिट कीजिए उस क्वेश्चन को। हम्म। सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई हम्म। क्वेश्चन अभी तुरंत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी लेकिन देर के लग बाद रहा है जब कि उसको। अगर इस पे हम समय दें तो ये सवाल हम बना सकते हैं। तो जब बिल्कुल सर। ओवरऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं तो फिर वापस में समय हमारे पास बच गया तो हम उस पे जाके उसको सही कर सकते हैं। सर ओवरऑल क्वेश्चंस या तो फिर मिड, जैसे हम्म। 18वां नंबर क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू है, हम्म। तो आप एक बार 30 नंबर क्वेश्चन जब कर ले तो एक बार जल्दी से 18 नंबर पे एक बार देख लीजिए। हम्म। अगर वो हुआ हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से छोड़ दीजिए, हम्म। फिर आगे कीजिए। लास्ट में जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए वो, तो फिर उसको लास्ट में आप अटेम्प्ट जैसा आपको लगे फाइनली उसको अटेम्प्ट आप क्वेश्चन, वो अगर कोई कर सकता है तो वो करे बिल्कुल। हम्म। क्योंकि सर ऐसा ऐसा करने से सर बहुत चांसेस रहते हैं कि सही आंसर डिटेक्ट कर लेंगे सर। ओके, चलिए ठीक है। अभिनव, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और इन सब सारी बिंदुओं पे बात किया हमने, पेपर वन पे, पेपर टू पे, कैसे आपने उस चीज़ को ओवरकम किया। और ओवरऑल जो जर्नी आपकी रही है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी रही, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब आपका चयन फाइनली रूप से हो चुका है और आप बिल्कुल ही आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी, 3 से 4 महीने मैक्सिमम है, इसमें सारी प्रक्रियाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आप कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद को सुशोभित करेंगे और वहां मन लगा के काम करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ आने के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अभिनव। थैंक यू रोहन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।